हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस एक और नए वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लेके आया हूँ जो कि आप आने वाली एग्ज़ामों में बहुत लाभदायक होगा आपके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, 5 ऑड विषम संख्याओं का औसतन 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शन है 23, 27, 19 और 21। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये एक तो पहले एवरेज का सवाल है। तो एवरेज का सवाल है तो इसमें सबसे पहले एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। 5 ऑड विषम संख्याएं मतलब ऑड संख्याएं हैं और औसतन कितना है उसका 23। औसतन 23 मतलब जो मिडिल टर्म होगी, जो बीच की जो संख्या होगी वो 23 होगी। अब ऑड है तो 5 है तो एक संख्या तो आपको मिल गई 23। अगली संख्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी 25। ठीक है, और उसके अगले संख्या क्या हो जाएगी आपकी 27। ऑड लिखना है आपको। ठीक है, 23 के पहले किन कौन सी आएगी संख्या, वो आएगी आपकी 21 और ये आ जाएगी आपकी 19। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चनों में चेक करना है कि औसतन कितना दे रखा है। 23 दे रखा है तो जो बीच में जो टर्म आएगी वो 23 होगी। अब फिर चेक करना है कि विषम है, ऑड है या इवन है, सम संख्या है या विषम संख्या का निकालना है। तो यहाँ पर आपको ऑड संख्या दे रखी है तो ऑड का निकालना है। तो 23 खुद एक ऑड संख्या है तो 23 के बाद 24, 25 ये एक और ऑड संख्या मिल गई और 26, 27 ये एक और संख्या मिली। टोटल 5 संख्या होनी चाहिए और बीच की संख्या आपको दे रखी थी, आप इससे निकाल सकते हैं। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है आपकी 27, ये रही। अगर छोटी संख्या पूछे तो वो कितनी है, 19। ठीक है, तो सबसे पहले औसत देखना है 23, उसको बीच में रखना है और उसके बाद देखना है कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो यहाँ से बीच से लेके आगे वाली संख्याओं का ऑड लिखना है। अब जैसे 5 है तो बीच वाली संख्या ये हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 संख्याएं हो गई ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। इसको अगर मेथड से या जो फॉर्मूलेस वगैरह से तो उससे थोड़ा सा टिपिकल होता है, उसमें x+1, x+2, x+3 करके करना पड़ता है, उससे थोड़ा सा टिपिकल होगा। ये वाली मेथड आप लगाओगे तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है यदि यदि डी यदि ओ ए बी 35 डिग्री हो तथा सी वृत्त पर कोई बिंदु लिया गया हो तो ए सी बी का एंगल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, ए सी बी। देखिए ये सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन है, हायर मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं, इनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल ये देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, आपको क्या गिवन रह के रखा है, ए सी बी। ए सी मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको, ए सी बी आपको निकालना है। मतलब कौन सा एंगल निकालना है, ए सी और बी, ये वाला एंगल आपको निकालना है। आपको दे के कौन सा रखा है, ओ ए बी। ये ओ है आपकी, ये ए है, ये बी है, ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना, 35 डिग्री। ठीक है, तो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है सर्कल की, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए इक्वल होता है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया 35 डिग्री। क्यों इक्वल होता है, जब भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, जब भी सेंटर से कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं ये, ठीक है, सर्कल पे सेंटर से कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो उनके जो दोनों एंगल होते हैं वो समान होते हैं, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए। अगर वो सेंटर से ट्राइंगल बना रहे हैं, अगर वो सेंटर से त्रिभुज बना रहे हैं, कहीं भी किसी भी सर्कल के किसी भी एरिया में अगर वो ट्राइंगल बना रहा है तो वो उसके अंदर के जो भी ट्राइंगल होंगे, मतलब जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल ओ ए बी इक्वल हो गया, एंगल ओ बी ए इक्वल हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये 35 डिग्री और ये 35 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के जो टोटल एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो 35 और 35 दो एंगल आपको मिल ही गए, तो ये कितना हो गया, 70। अब बचा टोटल कितने होते हैं, 180। तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 110। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपने निकाल लिया 110, ये वाला एंगल ए ओ बी आपका कितना निकला, 110।
ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक और प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए ओ बी जितना होगा उसका आधा होगा एंगल ए सी बी। ठीक है, ये याद रखना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा सर्कल से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज होंगी विद क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ना भी समझ में आ रहा हो, बट फिर भी देख लीजिए कि ए ओ बी और एंगल ए सी बी आधा होता है। मतलब जो एंगल ए ओ बी है वो आधा है किसके, एंगल ए सी बी के। ठीक है, मतलब अगर एंगल ए ओ बी आपका 110 है, ठीक है, तो एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 55। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। जो यहाँ पर एंगल आएगा उसका जस्ट आधा एंगल ही आएगा। तो इसी का रिवर्स भी कर लो, अगर आपको ये एंगल दे रखा है तो इसका डबल एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी। बट याद रखना कि कंडीशन यही होना चाहिए कि ये एक ही से कॉर्ड से मिलके बनी होगी है ट्राइंगल, एक ही कॉर्ड से दो ट्राइंगल। ठीक है, एक ही जीवा से दो त्रिभुज अगर बन रहे हो तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा हार्ड मैथमेटिक्स है, बल्कि मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल बताया है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है एजेस वाले प्रॉब्लम से लिया है मैंने। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष से 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। जो क्वेश्चन दिया है कि 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितनी, आयु का अनुपात दे रखा है, रेशो दे रखा है 1:2:3। ठीक है, पर वो रेशो कब का दे रखा है, 6 वर्ष पूर्व का। और वर्तमान में योग कितना दे रखा है, 90 वर्ष। ठीक है, तो ये 90 वर्ष हम इसके इक्वल में नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ये जो 90 वर्ष है वो वर्तमान आयु के हैं, जो रेशो दे रखे हमको वो 6 वर्ष पूर्व के। ठीक है, तो अगर इसको इसके इक्वल रखना है आपको, तो इसमें से इसकी 6 वर्ष की आयु, इस वाले रेशो की 6 वर्ष की आयु और इस वाले रेशो की 6 वर्ष की आयु माइनस करनी पड़ेगी। मतलब आपको जैसे यहाँ पर 3 रेशो दे रखे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। आपको 90 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 1 गए, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 में से 1 के साथ। ठीक है, माइनस करा मैंने, कुछ नहीं करा। ठीक है, तो 72 आपका आ गया। अब आप इसके इक्वल रख सकते हैं, तो अब आप ऐसे रख सकते हैं 1x + 2x + 3x = में आ जाएगा 72। ये आ जाएगा आपका 6x, 6x = 72, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। x की वैल्यू आ गई आपकी 12। x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1x था, ये आपका 2x था, ये आपका 3x था। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, c की वर्तमान आयु याद करनी है आपकी। तो c की वर्तमान आयु मतलब c की आयु कितनी थी, 3x। उसमें आप x की वैल्यू आपको पता ही है, तो 3x × 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 36 आ। बट लेकिन ये जो आयु है वो आपकी 6 वर्ष पूर्व की आयु है। हमें c की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो c की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 42। इसका आंसर आएगा आपका 42। आई होप ये समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है। आपका अगला क्वेश्चन है 5 9 7 5 2 3 में से 7 के स्थानीय व जातीय मान कितने होंगे। स्थानीय मान मैं बता देता हूँ, प्लेस वैल्यू होती है, जातीय मान आपकी लोकल वैल्यू होती है। स्थानीय मान या आपकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे 7 है तो यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि 7 कहाँ है। 7 यहाँ है, उसके पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, उतने जीरो आप लगा दीजिए, तो आपका स्थानीय मान हो जाएगा 7 का 7000। ठीक है, ये आपका हो गया स्थानीय मान। ये चीज समझ में आई। सेकंड चीज वो पूछ रहा है कि जातीय मान का अंतर। अंतर आपको पता ही है, जब भी कोई अंतर बोले मैथमेटिक्स में डायरेक्ट माइनस करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, जातीय मान क्या होता है, जातीय मान या लोकल वैल्यू वही होती है जो है उसकी, मतलब 7 की जातीय मान 7, 8 की जातीय मान 8, जो बोला है वही का वही। तो 7 की जातीय मान कितना हो गया, 7। 7 यहाँ लिखना है, अंतर निकालना है, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 6। ठीक है, तो ये इसको माइनस करके ये आ गया, मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी ये लोगों को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ठीक है,
मैंने बताया है आपको। इसी तरीके से आपको ऐसे जो जितने भी रिलेटेड सवाल हैं वो करने हैं आपको, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 18 की पावर 15 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 17। ये क्वेश्चन ऐसा मैंने हमारे जो पिछले वीडियो थे उसमें मैंने कराया ये आपको क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए। एग्ज़ाम एग्जीक्यूटिव नाम से चैनल है, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। सेम ये से ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है इससे। मैंने उसमें बोला भी था कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें उससे थोड़े से टिपिकल वाले उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि 18 की पावर 15 प्लस 4 को डिवाइड करना है 17 से और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्या शेषफल, कितना शेषफल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं खाली 18 को 17 या 17 से डिवाइड करूंगा, ये भाग दूंगा, तो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 होगा, जो भागफल आएगा वो 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो सेम यहाँ पर मेरे को भागफल देना है, तो मैं 18 का अगर 17 से भागफल दूंगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार क्वेश्चन को, ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ 17 से 18 को भाग दूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 1 की पावर कितनी हो गई 5 प्लस 4, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, 1 प्लस 4 कितना हो गया 5। इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में लोगों को नहीं बनते हैं क्योंकि पहले से ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर एग्जाम का, तो वो ये चीज़ें भूल जाता है। तो बिल्कुल आसान ट्रिक बताइए मैंने, इससे आसान ट्रिक आपको मैथमेटिक्स में मिल नहीं सकती, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिनमें 3 भाग पानी है, 5 भाग शिरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो, क्योंकि फॉर्मूले से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो मैं ट्रिक से बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। एक बर्तन है जिसमें 3 भाग पानी है, 5 भाग शिरा है। तो मैं लिख देता हूँ ये 5 भाग आपका क्या है, शिरा है, और ये जो 3 भाग है ये आपका क्या है, पानी है। ये चीज़ समझ में आई। अगला थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो जाए। यहाँ से पढ़ना, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो जाए। इसमें से कितने मिश्रण को निकाल कर, मिश्रण को निकाल रहे हैं मतलब इस मिश्रण में से ये रेशो है, इसमें से कुछ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। हमको नहीं पता कितना पानी निकाल रहे हैं, बट उसने कंडीशन दी है कि उसमें पानी वापस से भरें। अब पानी भर रहे हैं तो रेशो किसका बढ़ना चाहिए, आप ही बताइए। पानी का बढ़ेगा, शिरा का रेशो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सिर्फ पानी का रेशो बढ़ेगा क्योंकि उसमें कुछ हम पानी ऐड कर रहे हैं। देखिए लिखा, उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो जाए। तो अब कितना पानी डालें, तो उसके लिए भी उसने कंडीशन दी है कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो जाए। मतलब जो रेशो रहेगा, आधे का रेशो क्या होता है 1:1, ठीक है। जैसे आधा 50-50 है, 50-50 को काटेंगे 1:1, मतलब आधे का रेशो आधा आधा हो जाए। आधे आधे का रेशो कितना होता है 1:1। तो हमें इसमें पानी में कुछ ऐड करना है, शिरा को ऐड नहीं करना है क्योंकि उसमें कुछ ऐड नहीं करा है क्वेश्चन के हिसाब से। और कंडीशन ये भी ध्यान रखनी है कि 1:1 हो जाए। तो मैं इसमें 5:5 लिख देता हूँ। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमने कुछ पानी ऐड करा तो पानी का रेशो चेंज होगा, कुछ बढ़ेगा। और शिरा को हमने बिल्कुल नहीं उसमें कुछ मिलाया नहीं था तो उसका रेशो वही का वही होगा। इसको हम काटेंगे तो 1:1, मतलब शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा रह जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नए मिक्सचर में कितना द्रव और कितना पानी होगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। पानी आधा शिरा बराबर शेष द्रव में आधा पानी और आधा शिरा हो। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना ये है कि जो नया मिक्सचर है उसमें कितना द्रव और कितना पानी होगा। तो नया मिक्सचर हमारा कितना था 5:5। तो हमने पानी कितना ऐड करा, पानी हमने ऐड करा 2, 3 से 5 हो गया, मतलब 2 ऐड करा। टोटल मिक्सचर कितना था हमारा 10, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 सी आंसर आएगा, ठीक है। कितना ऐड करा पानी 2, टोटल मिक्सचर कितना था 5 और 5 10। पानी शिरा पानी था, मतलब शिरा भी 5 था, पानी भी 5 था, दोनों को ऐड करा 10 आया 1:5। इसमें जो 1 है वो आपका क्या है, पानी है,
और जो 5 है वो आपका शिरा है। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसको अगर आप बुक वाली मेथड से करने जाएंगे तो बहुत आधे से ज़्यादा पेज आपका भर जाएगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ईजी मेथड से आपको बताया है। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये वाली मेथड से रिलेटेड, सब में यही टेक्निक अप्लाई होगी, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं। 30,000 रुपये को ABC में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो C की रकम क्या होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जितने भी रेशो उनको प्लस कर देते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 3x 5x + 7x इजिकल टू में कितना आ जाएगा आपका 30,000। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 5 7 3 10 15 आ जाएगा ये आपका, और ये आ जाएगा इधर 30,000। ये 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 15 दूनी 30 और ये 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई। तीनों रेशो आपके दे रखे हैं 3x 5x और 7x। ठीक है, अभी आपको किसका निकालना है, c की रकम याद करनी है। तो c कितना है 7x है, x की वैल्यू आपको पता ही है, तो कितनी हो जाएगी 7, ये 2000 मतलब 14,000। 14,000 आपका आंसर है, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये मेथड अप्लाई करनी है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम हम वैसा का वैसा लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालनी, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला रखना है, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए इसमें एक ट्रिक होती है। जैसे ही आपने ये रखा तो ये आपको वैल्यू नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इजिकल टू उधर है, इधर आके अपॉन में हो जाएगी सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा आपका 16, ये 12। तो कॉस्ट प्राइस आपकी आ गई 16, सेलिंग प्राइस आपकी आ गई 12, क्रय मूल्य आपका 16, विक्रय मूल्य आपका 12। 16 की चीज 12 में बेच दी, मतलब 4 रुपए प्रॉफिट परसेंटेज ऊपर। नीचे में आएगा कॉस्ट प्राइस मतलब 16 इंटू में 100, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 25। इसका आंसर आएगा बी। ये चीज समझ में आई क्या करा, ये प्रॉफिट परसेंटेज लिखा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो 4 है ऊपर, मतलब यहाँ जो हम लिखेंगे वो होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब इन दोनों को माइनस करके जो आएगा वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अपॉन में आएगा हमेशा बेस प्राइस। बेस प्राइस हम किसको मानते हैं, क्रय मूल्य को या कॉस्ट प्राइस को, तो वो लिखते हैं हम 16 इंटू में परसेंटेज के लिए हम लगाते हैं 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 25% आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। इसके रिलेटेड भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के जितने फॉर्मूले हैं मैं वो नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक फॉर्मूला करवाऊंगा। वो एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको मात्र एक फॉर्मूला याद करना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है, तो ये तो याद सबको ही होगा, तो ये तो करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और है, वो आप अप्लाई करोगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लग रही बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है।